सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले होम साइंस यानी गृह विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्नों का आसानी से उत्तर को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर को होम साइंस के यानी गृह विज्ञान के। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण का वर्णन करें। तो जनसंख्या विस्फोट मतलब हो गया कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते जा रहा है ना, तो उसी को बोला जाता है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण बहुत सारा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या क्या हो सकता है। तो भारत में जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट है, जो हम भारतवासियों के लिए काफ़ी चिंताजनक है। भारत में जनसंख्या बढ़ने के निम्नलिखित कारण है, बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो ये बोल सकते हैं कि अशिक्षा है। भारत के लोग में शिक्षा की कमी है और शिक्षा के कारण लोग जनसंख्या बढ़ने पर उत्पन्न हानि को समझ नहीं पाते, इसलिए अपना परिवार बढ़ाते रहते हैं। फिर है एक पुत्र की लालसा होने मतलब कि पुत्र की भारतीय समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए कोई लोग पुत्रिया होने के पर भी संतान उत्पन्न करते रहते हैं जब तक कि पुत्र का जन्म ना हो जाए। इस कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है। फिर है कि परिवार नियोजन के बारे में जानकारी के अभाव, जो लोग अशिक्षित है वो परिवार कल्याण के कार्यक्रम की जानकारी नहीं रखते और जनसंख्या में वृद्धि करते चले जाते हैं। इस प्रकार भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। एक है निर्धनता यानी गरीबी। निर्धन लोगों यानी गरीब लोगों की धारणा है कि अधिक बच्चे अधिक कमाई के साधन होंगे। अगर अधिक बच्चा होंगे तो अधिक कमा कर लाएगी, अधिक खिलाएगी। तो एक कारण निर्धनता यानी गरीबी भी है। एक कारण है कि कम आयु में विवाह, बालक बालिका को कम आयु में परिपक्वता नहीं आती, वे अधिक संतान पैदा करते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे कारण है कि जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक होते हैं, इन पर नियंत्रण करके ही जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये था जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट के कारण। ठीक है, अब देखते हैं कि गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है। तो गरीबी रेखा हम लोग किसके बोलेंगे, जो गरीब है उसको बोलेंगे गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा कम से कम कैलोरीज पर आधारित होती है। गरीबी रेखा के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण इलाकों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की मात्रा निर्धारित है। जबकि भारत के लगभग 50% जनसंख्या भूखी और रोगग्रस्त है। भारत के 50% लोग भूखी और रोगग्रस्त है। उसकी मृत्यु दर अधिक है तथा जीवन अवधि कम है। वो कम दिन तक जीते हैं। इनके आय कम है और वो प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। ये लोग गरीबी रेखा से नीचे रह जाते हैं। तो गरीबी रेखा एक व्यक्ति के जीवन का निम्नतम स्तर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि है कि मानव शरीर में कैल्शियम की कमी के किन्हीं 5 प्रभावों को लिखिए। तो कैल्शियम कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखने बोला है। तो कैल्शियम कमी, तो सबसे पहले देखना होगा कैल्शियम हमारे हड्डी को क्या करती है, मजबूत करती है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डी कमजोर हो जाएगी, या कैल्शियम के द्वारा हड्डी को मजबूत किया जाता है। तो चलिए प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। तो कैल्शियम एक अकार्बनिक पदार्थ है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर की अस्थि यानी हो गया यहाँ पर हड्डी, अस्थि मतलब यहाँ का मतलब हो गया हड्डी का निर्माण में सहायक होता है। इसके प्राप्ति हेतु दूध, मछली, अंडा, झींगा, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाजों, दालें, खसखस इत्यादि होते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं देख लेते हैं। कि अस्थि निर्माण में कठिनाई होती है यानी हड्डी के निर्माण में कठिनाई होती है। रक्त थक्का बनने में अधिक समय लगता है। रक्त थक्का क्या हो गया जानते हैं, जैसे मान लेते कि हमारे शरीर में कोई मतलब हाथ कट गया, पैर में कोई पे चोट लग गया, तो जो रक्त निकलता है, तो रक्त निकलने के बाद देखते हैं ना थोड़ी देर बाद रक्त जम जाता है या रक्त निकलना बंद हो जाता है। लेकिन कैल्शियम की कमी अगर हो जाएगा तो रक्त बंद नहीं होता है वो, मतलब इसलिए रक्त थक्का बनने में अधिक समय लगता है, मतलब रक्त का बहाव होते रहेगा। शारीरिक वृद्धि सामान्य नहीं होती। एड़ियों तथा कलाइयों में सूजन आ जाती है। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसकी कमी से बहुत सारी बीमारी होती है जैसे रैक्टेस, ऑस्टोमलेशिया, टेटनी इत्यादि हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि है प्रश्न है कि वसा की कमी से होने वाले हानियाँ कौन कौन सी है। तो वसा की कमी से कौन कौन सी हानि होती है। तो वसा की कमी से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है, जैसे शरीर भार में कमी यानी शरीर के वजन में कमी होना, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, और पाचन तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र भी प्रभावित होते हैं। कब्ज हो जाता है। प्रोटीन की ऊर्जा देने के कारण प्रोटीन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन के अभाव के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये थे वसा की कमी से होने वाले प्रभाव। अगला प्रश्न है कि खमीरीकरण से क्या लाभ है। तो देखिए खमीरीकरण होता है, जैसे
खमीरीकरण एक बोल सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना एक खमीरीकरण है। तो दूध से दही कैसे बनता है, उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं और जीवाणु के द्वारा मतलब दूध से दही बनते हैं। तो खमीरीकरण के लाभ ये होते हैं कि वो पौष्टिक तत्वों को बढ़ा देते हैं, पौष्टिक के मान को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं खमीरीकरण के लाभ। तो खमीरीकरण के द्वारा पौष्टिक मान को बढ़ाया जाता है। सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि के समय अनेक विटामिनों का निर्माण करते हैं। खमीरीकरण से खाद्य पदार्थ में उपस्थित लौह तत्व शरीर में अवशोषित हो जाता है। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ खट्टा होने के कारण विशेष स्वाद भी देता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ पाचनशील होता है। खमीरीकरण के द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ के कुछ उदाहरण इडली, बड़ा, डोसा, ढोकला इत्यादि है। ठीक है, और दूध से दही बनना यह भी एक खमीरीकरण का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि संतुलित भोजन की परिभाषा दीजिए। तो संतुलित भोजन हम लोग किसको बोलेंगे? संतुलित भोजन हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो, सभी प्रकार के विटामिन उपलब्ध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध हो, प्रोटीन उपलब्ध हो, वसा उपलब्ध हो, तो संतुलित भोजन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस डाइट। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व उतनी मात्रा तथा अनुपात में हो जिनमें ऊर्जा, एमिनो एसिड, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य तत्वों की आवश्यकता शरीर की जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिल जाए तथा साथ ही पोषक तत्वों को बहुत बड़ा सा भाग शरीर में एकत्रित हो सके जिससे कि भूखा रहने पर शरीर को कुछ भी समय तक चला जा सके। ठीक है, ये था संतुलित भोजन। अगला प्रश्न ये है कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। तो पोषण क्या किसको बोलेंगे? पोषण उसको बोलेंगे जो भोजन में रहते हैं, सूक्ष्म इकाई के रूप में रहता है और जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, जो भोजन के रूप में हमें पोषण मिलता है, तो उसको बोला जाता है पोषण। तो पोषण क्या है? पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा ग्रहण क्या भोजन शरीर में सूक्ष्म इकाई में परिवर्तित होता है, वो उपयोगी बनकर इसके द्वारा संपादित कार्य कर सकता है। सरल भाषा में सरल शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। ठीक है, ये होता है पोषण। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में होम साइंस के यानी गृह विज्ञान की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा तो उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और उसमें और आप लोगों का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, तो और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल में अगर कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट कर साथ में नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो कि कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। तो ठीक है सभी दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।